हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल्स क्यूट मुसीबत का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मीशा की विदाई हो चुकी थी। वो लड़की जो इस पूरे घर की जान थी, जिसके हंसने की आवाज से रायचंद मेंशन के दिन की शुरुआत होती थी, आज वो शिवाय के साथ अपने नए घर जा चुकी थी। विदाई के बाद रायचंद मेंशन में जो कि एक ऐसा अजीब और भारी सन्नाटा छा गया था जो सीधे दिल को काट रहा था। हॉल में अभी भी शादी की वो खुशबू तैर रही थी। गेंदे के फूलों की महक, जलते हुए हवन कुंड की वो हल्की हल्की सी धुएं वाली खुशबू और फर्श पर बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियां। मेहमान जो कि लगभग सब जा चुके थे। जो घर कुछ घंटों पहले ढोल नगाड़ों और हंसी ठहाकों से गूंज रहा था, वो अब एकदम खामोश हो गया था। सिर्फ कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार ही बचे थे, क्योंकि अभी शादी के बाद की वो छोटी छोटी रस्में बाकी थीं। हॉल के दूसरे कोने में एक बहुत ही इमोशनल माहौल बना हुआ था। रिधा की मम्मी और पापा जो कि अब अपने बैग्स लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। रिधा जो कि अपनी भारी ब्राइडल लहंगे में थी, अपनी मम्मी के गले लगकर कर रो रही थी। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि अब ये घर, ये रायचंद मेंशन ही उसकी असली दुनिया है। सुजाता जी से रिधा के ये आंसू देखे नहीं गए। वो अपनी भारी बनारसी साड़ी को संभालते हुए तुरंत उनके पास आईं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची ममता थी। अरे समधन जी, सुजाता जी जो कि बहुत ही प्यार और इज्जत से रिधा की मम्मी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इतनी रात को आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी अभी तो शादी की रस्में खत्म हुई हैं। आप लोग भी सुबह से भाग दौड़ करके पूरी तरह थक गए होंगे। आज रात यहीं रुक जाइए ना। सुजाता जी जो कि रिधा के सिर पर बहुत ही कोमलता से हाथ फेरते हुए आगे कहती हैं, वैसे भी ये घर अब रिधा का ही है। ये आपकी बेटी का घर है। आपको जब मन करे आप यहाँ आ सकती हैं, रुक सकती हैं। आज की रात यहीं आराम कर लीजिए, सुबह तसल्ली से चले जाइएगा। रिधा भी अपनी लाल और आंसुओं से भीगी आंखों से अपनी मम्मी को देखते हुए उनके पल्लू को कसकर पकड़ते हुए कहती है, हाँ मम्मी रुक जाओ ना प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। प्लीज आज रात मत जाओ। पर रिधा की मम्मी, उनकी सोच थोड़ी उन पुराने ख्यालों वाली थी। एक टिपिकल इंडियन मॉम जिनका मानना होता है कि बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके ससुराल का पानी पीना भी पाप के बराबर होता है। उन्होंने बहुत ही नरमी से लेकिन एक दृढ़ता के साथ सुजाता जी के हाथों को पीछे किया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में बेटी से दूर जाने का दर्द भी था। नहीं नहीं सुजाता जी, रिधा की मम्मी जो कि कहती हैं, आपका बड़प्पन है जो आपने हमें इतने प्यार से रुकने को कहा, पर हम बेटी के ससुराल में कैसे रुक सकते हैं? ये तो हमारे रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ है। दामाद के घर की छत के नीचे रात बिताना हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी बेटी के चेहरे को चूमा और सुजाता जी की तरफ देखकर अपनी बात पूरी की। और वैसे भी सुजाता जी, हमें अभी शिवाय के घर भी तो जाना है। आखिर शिवाय बेटे जैसा है, मेरा सगा भतीजा है। वहाँ सुबह सुबह नई बहू की रस्में होंगी, मुंह दिखाई होगी, तो मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। मुझे वहाँ जाकर सब कुछ संभालना भी है। सुजाता जी जो कि एक बहुत ही समझदार औरत थी, उन्होंने बिना कोई और जिद किए बहुत ही सम्मान के साथ सिर हिला दिया और कहती हैं, हाँ वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वहाँ मीशा के लिए भी आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अभी ड्राइवर को बोलकर गाड़ी निकलवा देती हूँ, आप लोग आराम से जाइएगा। रिधा का दिल भारी हो रहा था। उसने अपने पापा को कसकर गले लगाया और फिर अपनी मम्मी को, मम्मी तुम लोग शिवाय भाई के घर पहुंचकर मुझे सबसे पहले कॉल करना, ठीक है? रिधा ने सिसकते हुए कहा। तू अपना ध्यान रखना रिधा, उसकी मम्मी जो कि उसके माथे को चूमते हुए बहुत ही सीरियस टोन में कहती हैं। अब तो इस घर की बहू है, थोड़ा शांत रहना सीखना, अपना वो बात बात पर गुस्सा करना और लड़कों जैसी हरकतें अब हमेशा के लिए छोड़ देना, बड़ों का आदर करना, समझी? रिधा जो कि बस चुपचाप बेमन से हाँ में सिर हिला दे रही थी। और रिधा के मम्मी पापा सबको बाय बोलकर गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रिधा जो कि अपने भारी लहंगे को संभालते हुए थके हुए कदमों से हॉल की तरफ आई और एक सोफे के किनारे पर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी, पर रायचंद मेंशन में शांति कहाँ टिकने वाली थी। उसी हॉल में कुछ रिश्तेदार अभी भी चाय कॉफी पी रहे थे और उन्हीं में से एक थी आर्यन की बुआ कामिनी जी। कामिनी बुआ जो कि एक बहुत ही डार्क पर्पल कलर की हैवी बनारसी साड़ी पहने हुए थी, गले में, हाथों में, कानों में ढेर सारा खानदानी सोना लादा हुआ था और इस वक्त उनका वो रडार सीधे सोफे पर बैठी हमारी रिधा पर सेट हो गया था। कामिनी बुआ जो कि धीरे धीरे चलती हुई रिधा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने हाथ का वो भारी सा सोने का कंगन घुमाया और पूरे हॉल में गूंजने वाली बहुत ही तीखी और ताने से भरी आवाज में बोली, हाँ भाई रिधा, अब तो तुम फाइनली इस खानदान की, इस घर की बहू बन गई हो, तो जरा इस पल्लू को सिर पर ठीक से लेना सीख लो और अपनी इस आवाज को थोड़ा नीचे ही रखना। तुम्हारे मायके में जो भी चलता होगा वो वहां छूट गया। अब वो तुम्हारी पहले वाली मनमानी और आजादी यहाँ इस रायचंद मेंशन में नहीं चलेगी। रिधा जो कि अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसके सिर में पहले से ही बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने लहंगे को मुट्ठी में कस लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की कि हे भगवान, ये बुआ जी अभी कहाँ से टपक पड़ी। अगर मैंने अभी पलट कर कोई जवाब दे दिया तो शादी वाले दिन ही घर में बवाल हो जाएगा।
रिधा जो कि बस एक हल्की सी फीकी सी स्माइल दी और अपना सिर झुका लिया। पर कामिनी बुआ को तो तमाशा चाहिए था। जब रिधा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें लगा कि वो अब कुछ भी बोल सकती हैं। उन्होंने हॉल के चारों तरफ बैठे बाकी रिश्तेदारों की तरफ देखा और अपनी आवाज को जानबूझकर थोड़ा और तेज करते हुए बोली, वैसे भी इस घर की एक बहू से तो हमने कोई आशा ही छोड़ दी है। वो तो जैसे इस घर की बहू नहीं, कोई महारानी बनकर घूमती है, अपने पति के सिर पर चढ़कर नाचती है और आर्यन भी उसके पीछे पीछे पागल रहता है। कोई संस्कार, कोई तमीज नहीं है उसमें। पर चलो, कम से कम तुमसे तो मैं ये उम्मीद रख ही सकती हूँ कि तुम एक संस्कारी, डरी हुई और कंट्रोल में रहने वाली बहू बनोगी। कामिनी बुआ ने सीधे सीधे बिना नाम लिए कुहू को ताना मार दिया था। बुआ जी को कुहू का वो मासूम चुलबुलापन और आर्यन का कुहू के लिए वो जुनूनी पागलपन बिल्कुल हजम नहीं होता था। ये सुनकर रिधा का खून खौलने लगा। उसे अपने लिए ताने सुनना फिर भी बर्दाश्त था, पर कुहू के लिए, जो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी, उसके लिए ऐसे घटिया शब्द सुनकर रिधा का कंट्रोल अब टूटने ही वाला था। वो बस उठकर बुआ जी को करारा जवाब देने ही वाली थी कि उसी वक्त हॉल के सबसे डार्क, सबसे शांत और डिम लाइट वाले कॉर्नर में कोई बैठा हुआ था। द आर्यन रायचंद, आर्यन, जो कि एक बड़े से लेदर काउच पर बहुत ही खामोशी से बैठा हुआ था। उसके ब्लैक कोट के बटन हल्के से खुले हुए थे, स्लीव्स फोल्ड थीं और वो अपना ब्लैक कॉफी का मग हाथ में पकड़े अपनी गहरी आंखों से ये पूरा तमाशा देख रहा था। जैसे ही बुआ जी के मुंह से कुहू के लिए ताना निकला, आर्यन की आंखों का रंग बदल गया था। उसकी उंगलियां कॉफी के मग पर इतनी जोर से कसी कि मग क्रैक होने की आवाज आने ही वाली थी। कुहू, जो कि आर्यन के पास ही थी, उसने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप शांत रहिए आर्यन जी। आर्यन, जो कि बस उठने ही वाला था, बुआ जी को उनकी असली औकात याद दिलाने के लिए कि तभी, एक्सक्यूज मी बुआ जी। हॉल की सीढ़ियों के पास से एक बहुत ही कैजुअल, रिलैक्स्ड लेकिन बेहद कड़क आवाज आई। सबने झटके से पीछे मुड़कर देखा। रोहन, जो कि अपनी क्रीम और वाइन रेड कलर की डिजाइनर शेरवानी में दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए बहुत ही टशन और स्वैग में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही रफ और डेंजरस सी स्माइल थी। रोहन, जो कि धीरे धीरे अपने भारी कदमों के साथ चलकर सीधा बुआ जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर सोफे पर बैठी रिधा की तरफ देखा, उसे एक आंख मारी और फिर सीधे कामनी बुआ की तरफ मुड़ गया। बुआ जी, एक बहू से तो आपने उम्मीद छोड़ ही दी है ना? बहुत अच्छा किया, फायदे में रही आप। अब आप ना मेरी इस बीवी से, इस दूसरी बहू से भी अपनी सारी उम्मीदें छोड़ ही दीजिए। कामिनी बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका वो सारा घमंड चूर चूर हो गया। रोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बुआ जी। रोहन, जो कि रिधा के बिल्कुल बगल में बैठते हुए बहुत ही शान से उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और रिधा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहता है, मेरी बीवी इस घर में बहू बनकर आई है, मेरी हमसफर बनकर आई है, कोई नौकरानी बनकर नहीं। उसने यहाँ के फालतू रूल्स फॉलो करने का या किसी रिश्तेदार के ताने सुनने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आसपास बैठी सारी रिश्तेदार औरतों के मुंह पर ताले लग गए थे। वो बस एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। रोहन, जो कि बिना किसी की परवाह किए अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, रिधा जैसी है, मुझे वैसे ही पसंद है। इसे कोई पल्लू सिर पर रखने की या अपनी आवाज नीचे दबाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे गुस्सा आएगा तो ये चिल्लाएगी भी, अगर इसका मन करेगा तो ये घर सिर पर भी उठाएगी। और मुझे अपनी बीवी की हर एक हरकत पे बहुत प्राउड है। तो आप अपनी ये कंट्रोल में रहने वाली बहू की घिसी पिटी स्क्रिप्ट किसी और को सुनाइएगा, मेरी रिधा को नहीं। रोहन का ये स्वैग, उसका ये कॉन्फिडेंस और सबके सामने अपनी बीवी के लिए लिया गया ये स्टैंड देखकर रिधा तो बस उसकी आंखों में खो ही गई थी। जो रोहन हमेशा अनसीरियस रहता था, जो हमेशा हर बात को हंसी में टाल देता था, वो आज सबके सामने एक ढाल बनकर खड़ा था। रिधा के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी, प्राउड और प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे आज लगा कि उसने रोहन को चुनकर अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। बुआ जी का चेहरा तो गुस्से और बेइज्जती से एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया था। उनके पास कोई शब्द नहीं बचे थे। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप भारी कदमों से मुंह फुलाकर वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। ये पूरा नजारा देखकर उस डार्क कॉर्नर में बैठे आर्यन रायचंद ने खुद को अपनी जगह पर ही रोक लिया था। आर्यन ने रोहन को अपनी बीवी के लिए बिना डरे इतनी बेबाकी से स्टैंड लेते हुए देखा। आर्यन के उस सख्त पत्थर जैसे और डेंजरस चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी, एक टिल्टेड और प्राउड स्माइल आ गई थी। आर्यन, जो कि बहुत ही सुकून से अपनी कॉफी का एक सिप लिया और अपनी गहरी नजरों से रोहन को देखते हुए मन ही मन खुश हो रहा था। उधर जब सब लोग वापस अपने अपने कामों में लग गए तो रोहन, जो कि रिधा की तरफ हल्का सा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहता है, तो कैसा लगा मेरा ये हीरो वाला एंट्री? सच सच बताना, इंप्रेस हुई ना तुम? रिधा, जो कि अपनी हंसी छुपाते हुए अपने गालों पर आए उस प्यारे से ब्लश को कंट्रोल करते हुए रोहन को हल्का सा कोहनी मारते हुए कहती है, तुम सच में पागल हो? चुप रहो, पर थैंक यू मेरे लिए खड़े होने के लिए। रोहन, जो कि एक बार फिर से उसे आंख मारते हुए कहता है, एनी टाइम। वेलकम मिसेस रायचंद। तभी हॉल में सुजाता जी की हंसती हुई आवाज आई।
उन्होंने तालियां बजाते हुए उस भारी माहौल को पूरी तरह से लाइट कर दिया। चलिए चलिए, अब ये सब फालतू की बातें छोड़िए, सुजाता जी जो कि कहती हैं। रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है। रोहन, रिधा, जल्दी से उठो और सेंटर टेबल के पास आओ। वो दूध और गुलाब की पंखुड़ियों वाले बाउल में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म शुरू करनी है। देखते हैं कि तुम दोनों में से इस घर में राज कौन करेगा। दूसरी तरफ शिवाय के घर में मीशा का बहुत ही प्यार से स्वागत हो रहा था। मीशा जो कि रो रोकर और थकान से एकदम चूर हो चुकी थी, पर जैसे ही वो घर पहुंची, काजल जी जो कि मेन डोर पर ही उसकी बहुत ही प्यार से आरती उतारी। उन्होंने बिना किसी दिखावे के अपनी नई बहू को सीधा गले से लगा लिया था। मीशा का गृह प्रवेश तो हो गया था और वो जो पानी में अंगूठी ढूंढने वाला गेम होता है ना, वो भी हंसी मजाक के साथ खत्म हो चुका था। अब सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। मीशा जो कि अपने भारी लहंगे में एकदम शांत और थकी हुई बैठी थी। तभी शिवाय जो उसके बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, थोड़ा सा खिसक कर मीशा के और करीब आए। शिवाय जो कि बहुत ही हस्की और फ्लर्टी आवाज में मीशा के कान के पास फुसफुसाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मीशा, आई एम सो एक्साइटेड, आज हमारी फर्स्ट नाइट होगी। ये सुनते ही मीशा जो कि झटके से अपनी आंखें बड़ी करते हुए शिवाय को आंखें दिखाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, शिवाय जी, शादी से पहले ही कितनी बार मना चुके हो आप फर्स्ट नाइट, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती। शिवाय जो कि बहुत ही कैजुअल और मासूम सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, अरे वो तो बस ऑन पेपर था यार, वो तो ऊपर ऊपर से मनाया गया था, आज तो ऑफिशियल वाली है ना। मीशा का चेहरा शर्म से एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया था। उसने इधर उधर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, शिवाय जी इतने जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा, शर्म नहीं आती आपको, और कितना फर्स्ट नाइट चाहिए आपको। वो दोनों आपस में ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी काजल जी जो कि मुस्कुराते हुए उनके पास आई और हंसते हुए कहती हैं, आपस में तुम लोग कमरे में जाकर बात कर लेना आराम से, अभी हम लोग भी बैठे हैं यहाँ, पहले इधर हमसे भी तो बात कर लो। ये सुनकर मीशा जो कि शर्म से अपना सिर झुका ली थी, पर शिवाय जो कि एकदम बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहते हैं, अरे अब और कितनी देर माँ, सुबह से तो बात ही कर रहे हैं सबसे। शिवाय की ये जल्दबाजी देखकर काजल जी और वहां बैठे बाकी लोग जोर से हंसने लगे थे। काजल जी जो कि मीशा के गाल थपथपाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची सुबह से बहुत थक गई है, बाकी सारी रस्में हम कल आराम से करेंगे, अभी तुम जाओ और रेस्ट करो। फाइनली मीशा को उसके कमरे में भेज दिया गया। मीशा जो कि अपने भारी लाल जोड़े में सजी हुई बेड के बीचों बीच बैठी थी। पूरे कमरे को बहुत ही प्यारे और रोमांटिक तरीके से सजाया गया था। फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था और मीशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे की नॉब घूमी और शिवाय कमरे के अंदर आया। उसने दरवाजा लॉक किया और बहुत ही रिलैक्स अंदाज में अपनी वो भारी शेरवानी उतारकर सोफे पर रख दी। अब वो सिर्फ अपनी ब्लैक शर्ट में था जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो बहुत ही धीमे कदमों से मीशा की तरफ बढ़ रहा था। मीशा जो कि नर्वस होकर अपनी आंखें नीचे झुका ली थी। उसे लग रहा था कि शिवाय हॉल में इतने एक्साइटेड थे तो पक्का अब वो कुछ तो तूफानी करेंगे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर शिवाय ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मीशा के बिल्कुल सामने बेड पे बैठ गया। उसने बहुत ही आराम से, बहुत ही नरमी से मीशा का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी उसी मखमली और शांत आवाज में पूछा, बहुत थक गई हो ना। मीशा जो कि थोड़ी सी हैरान होकर अपनी पलकें उठाई और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। शिवाय जो कि हल्का सा स्माइल करते हुए उठा और मीशा के पीछे की तरफ चला गया। उसने बहुत ही नाजुक हाथों से मीशा के बालों में लगी वो दर्जनों पिन्स एक एक करके निकालना शुरू किया। मीशा ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शिवाय ने उसके गले से वो भारी सा नेकलेस खोला। शिवाय का हर एक टच इतना सॉफ्ट और केयरिंग था कि मीशा की दिन भर की सारी थकान, वो सारी नर्वसनेस एक पल में गायब हो गई थी। शिवाय जी, मीशा जो कि पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। शिवाय जो कि आगे आकर मीशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल आवाज में कहता है, आज कुछ नहीं मीशा, आज मैं बस बहुत खुश हूँ। और ये बोल करके शिवाय ने अचानक से मीशा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे हवा में घुमाने लगा। शिवाय जी, मैं गिर जाऊंगी, मीशा जो कि घबराते हुए शिवाय के कंधे कसकर पकड़ते हुए कहती है। मीशा, फाइनली आई एम योर हस्बैंड। शिवाय जो कि उसे हवा में घुमाते हुए बहुत ही जोर से कहता है। मतलब उस इंसान की खुशी आज सच में देखने लायक थी। मीशा उसकी ये खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा रही थी और बोली, अरे शांत, रिलैक्स कीजिए। नहीं, मैं रिलैक्स नहीं कर सकता मीशा, आई एम सो हैप्पी। शिवाय जो कि उसे धीरे से नीचे उतारते हुए पर अपनी बाहों से अलग नहीं करते हुए सीधे मीशा की आंखों में देख रहा था और बहुत ही सीरियस होकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपना पूरा घर छोड़कर मेरे पास आई हो, तुम्हें यहाँ कभी कोई अकेलापन फील नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये बोल करके शिवाय ने बहुत ही गहराई और बेइंतहा प्यार से मीशा के माथे पर एक लंबा किस किया। मीशा का दिल इस केयर और प्यार से पूरी तरह पिघल चुका था। जो लड़की अभी कुछ देर पहले थकान से चूर थी, शिवाय के इस प्यार ने उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी भर दी थी। मीशा जो कि अपनी बाहें शिवाय के गले में डालते हुए बहुत ही धीमी और हस्की आवाज में कहती है, मैं थकी हुई थी शिवाय जी, पर अभी मुझे कोई थकान नहीं लग रही है। अब अगर आप चाहो तो
शिवाय जो कि अपनी आंखें हल्की सी बड़ी करते हुए पूछता है, सच में? मीशा जो कि शर्माते हुए कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, इतना कहने की तो देरी थी। शिवाय तो बस इसी मौके का वेट कर रहे थे। शिवाय के चेहरे पर तुरंत वो उसकी पुरानी टिल्ट स्माइल वापस आ गई थी। उधर कमरे के अंदर रिधा जो कि अपने उस भारी भरकम 20 किलो के लहंगे से परेशान होकर बेड पर बिल्कुल पस्त होकर बैठी हुई थी। पूरे कमरे को बहुत ही खूबसूरती से फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था, लेकिन रिधा का ध्यान उस डेकोरेशन पर बिल्कुल नहीं था। वो बस झल्लाते हुए अपने बालों से उन दर्जनों पिन्स को निकालने की जद्दोजहद कर रही थी। उसका दिमाग थकान और नींद से वैसे ही खराब हो चुका था। तभी दरवाजे की नॉब घूमी और रोहन कमरे में घुसा। रोहन का अंदाज आज बिल्कुल किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं था। उसने अपनी शेरवानी का भारी सा दुपट्टा एकदम फिल्मी स्टाइल में झटके से उतारकर साइड वाले काउच पर फेंका। फिर शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल सेट किए और एक बहुत ही चार्मिंग और थोड़ी सी चीजी स्माइल चेहरे पर लिए वो सीधे रिधा के पास आके खड़ा हो गया। सो मिसेज रिधा रोहन रायचंद। रोहन जो कि अपनी दोनों भवें ऊपर नीचे करते हुए एक बहुत ही फ्लर्टी टोन में कहता है। रिधा जो कि बालों से पिन निकालते निकालते रुककर उसे ऐसी खूंखार नजरों से घूरती है जैसे वो सच में उसे अभी कच्चा चबा जाएगी। देखो रोहन। रिधा जो कि अपनी उंगली दिखाते हुए बहुत ही वार्निंग वाले टोन में कहती है, मैं सुबह से ये 20 किलो का लहंगा पहनकर थक चुकी हूँ। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है और मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। तो चुपचाप बिना कोई नौटंकी किए मुझसे दूर रहो, वरना कसम से मैं सच में अभी तेरा मर्डर कर दूंगी। रोहन जो कि जोर जोर से हंसने लगा था। वो रिधा की धमकी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके बिल्कुल पास बेड पर आकर बैठ गया। क्या यार रिधा, हमेशा डांटती रहती हो तुम। रोहन जो कि एकदम मासूम सा मुंह बनाते हुए कहता है, अब तो मैं तुम्हारा ऑफिशियल पति बन गया हूँ यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो अपनी इस बेचारे हस्बैंड की। रिधा जो कि तपाक से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रोहन की नाक जोर से खींचते हुए कहती है, अव्व पति बन गए तो क्या हुआ, रहोगे तो तुम दिमाग से पैदल ही ना। रोहन जो कि अपनी कॉलर झाड़ते हुए थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, ओ हेलो, तुमसे उम्र में बड़ा हूं मैं, ये भूलो मत। वो तो बस मैं डरता हूं तुमसे क्योंकि तुम इतनी खूंखार जो हो, वरना रोहन रायचंद किसी से नहीं डरता। तो फिर डर कर ही रहना चाहिए तुम्हें मुझसे। रिधा जो कि अपनी चिन ऊपर करते हुए फुल स्वैग में कहती है। रोहन जो कि उसे ऐसे नखरे करते हुए देखकर बस स्माइल कर रहा था। वो रिधा की तरफ हल्का सा और खिसका और थोड़ा सा सीरियस होकर बोला, अगर तुम सच में इतनी कॉन्फिडेंट हो रिधा, तो फिर एक बात बताओ, तुम नीचे हॉल में बुआ जी के सामने एकदम चुप क्यों रह गई थी? रोहन के इस अचानक पूछे गए सवाल से रिधा के चेहरे का वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा फीका पड़ गया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से कहा, वो बुआ जी है ना रोहन, घर की बड़ी हैं, वी शुड रिस्पेक्ट हर ना। अब मैं शादी के पहले ही दिन घर के बड़ों से जुबान तो नहीं लड़ा सकती थी। ये सुनते ही रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने बहुत ही नरमी से रिधा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। घंटा वो बड़ी हैं? रोहन जो कि बहुत ही कड़क लेकिन शांत आवाज में कहता है, बड़ी हैं तो क्या कुछ भी कहेंगी और तुम सुन लोगी? रिधा जो कि हैरानी से रोहन को देखने लगी। उसने रोहन को इतनी मैच्योरिटी से बात करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। देखो रिधा, रोहन जो कि उसके हाथ को हल्का सा दबाते हुए कहता है, तुम ऐसे किसी की भी डिसरिस्पेक्ट मत सहना, चाहे वो बुआ जी हो या कोई और। तुम रोहन रायचंद की बीवी हो। तुम वो रिधा हो जो किसी की बकवास सुनकर नहीं लेती, जो सही के लिए लड़ती है। अगर तुम मेरी वजह से या इस घर के रिवाजों की वजह से अपनी वो असली पहचान खो दोगी, ऐसे सिर झुकाकर बातें सुनोगी, तो मैं तो बहुत बुरा पति बन जाऊंगा यार। फिर मैं आर्यन भाई की तरह एक केयरिंग और परफेक्ट हस्बैंड कैसे बनूंगा? रिधा जो कि रोहन की ये बात सुनकर पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। उसके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और बहुत सारी रिस्पेक्ट भर गई थी इस पागल से लड़के के लिए। रिधा के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, नहीं, आर्यन भाई बहुत अच्छे हैं, पर तुम उनके जैसा खूंखार और डेविल मत बनना प्लीज। हाँ, उनके जैसा एक केयरिंग और सपोर्टिव पति जरूर बनना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना मैं। रोहन जो कि रिधा के और भी ज्यादा करीब आने लगा था। पर तुम ऐसे मेरी तरफ झुक क्यों रहे हो? रिधा जो कि घबराते हुए खुद को हल्का सा पीछे की तरफ खिसकाते हुए कहती है। उसकी सांसें अचानक से तेज होने लगी थीं। अरे यार, रोहन जो कि रिधा के चेहरे पर गिरे बालों को बहुत ही प्यार से उसके कान के पीछे करते हुए हंसकी आवाज में कहता है, हमारी फर्स्ट नाइट है आज, अपनी इस इतनी खूबसूरत सी बीवी के साथ थोड़ा तो रोमांस करने दे मुझे। रिधा का दिल जोर से धड़क उठा था। रोहन जो कि रिधा की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही डीप आवाज में कहता है, वैसे आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो रिधा। मैं सुबह से तुझे बस देखे जा रहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी तुझ जैसी लड़की से शादी हो गई है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। रिधा का वो मर्डर करने वाला सारा गुस्सा, वो थकान रोहन की इस एक बात से एकदम पिघल गया था। रिधा के गाल आज शर्म से एकदम लाल टमाटर जैसे हो गए थे।
उसने ब्लश करते हुए अपनी नजरें तुरंत नीचे झुका लीं क्योंकि वो रोहन के उस इंटेंस लुक को झेल नहीं पा रही थी। रोहन ने उसकी वो शर्म देखी तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी सी स्माइल आ गई। उसने अचानक से एकदम एक्साइटेड होकर पूछा, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? रिधा जो कि झटके से अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहन को देखती है और कहती है, क्या अभी? अभी ही कह रहा हूँ। रोहन जो कि छोटे बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में कहता है, बाहर मौसम बहुत मस्त हो रहा है, हम दोनों चलते हैं ना? तू पागल हो गया है क्या रोहन? रिधा जो कि घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, इतनी रात को, वो भी हमारी फर्स्ट नाइट वाले दिन हम घर से बाहर जाएंगे? घर वाले अगर उठ गए तो बहुत डांटेंगे यार, और आर्यन भाई को पता चला तो वो हमारी क्लास लगा देंगे। रोहन जो कि बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी आंख मारते हुए कहता है, अरे कोई देखेगा तब ना डांटेगा, हम मेन डोर से थोड़ी ना जाएंगे, हम छुपकर पिछले वाले रास्ते से निकलेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, बहुत मजे करेंगे यार, प्लीज चलना। ये आइडिया सुनते ही रिधा के अंदर का वो असली तूफानी कैरेक्टर जाग उठा। जो रिधा कुछ मिनट पहले थकान से मर रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। शादी की फर्स्ट नाइट पर अपने ही घर से भागने का ये थ्रिल उसे बहुत एक्साइटिंग लगने लगा। वो बेड पर खुशी से उछलते हुए बोली, वाओ, ये आइडिया बहुत क्रेजी है, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे वैसे भी इस भारी लहंगे में बहुत घुटन हो रही थी। चल चल जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि कोई उठ जाए। रोहन ने तुरंत अपनी जैकेट उठाई और रिधा का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे उतारा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बहुत ही दबे पांव बिल्कुल चोरों की तरह अपने ही घर से बाहर निकलने की प्लानिंग में लग गए। उधर कुहू का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आंखें एकदम सूजकर लाल हो चुकी थीं और हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन उसे अपनी बाहों में उठाए हुए सीढ़ियां चढ़कर कमरे की तरफ आ रहा था। कुहू जो कि अभी भी आर्यन के चौड़े सीने से चिपकी हुई थी, उसने आर्यन की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में इतनी जोर से जकड़ा हुआ था जैसे अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यन खुद भी अंदर से बहुत इमोशनल था, पर वो खुद को बाहर से एकदम स्ट्रांग दिखा रहा था क्योंकि छोटी सी जान अपनी कुहू को कैसे संभालता। कमरे में आते ही आर्यन ने बहुत ही नजाकत से कुहू को बेड पे बिठाया। उसने बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग आवाज में अपने अंगूठे से कुहू के आंसू पोंछते हुए कहा, बच्चा बस करो अब, प्लीज शांत हो जाओ, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और सोचो हमारे बेबी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि उसकी मम्मा इतना रो रही है। आर्यन जी, कुहू जो कि हिचकियां लेते हुए कहती है, घर कितना खाली खाली लग रहा है ना मिशू के बिना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने कुहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, घर तो खाली लग रहा है, पर वो खुश है ना अपने नए घर में। अब तुम चुप हो जाओ मेरी जान। तभी कुहू के चेहरे पर अचानक से एक दर्द का एक्सप्रेशन आया। उसने रोते रोते ही अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया और एक हल्की सी सिसकी ली। आह, वो भारी भरकम 20 किलो का लहंगा और सुबह से चल रहा इतना सारा इमोशनल ड्रामा। कुहू का शरीर अब जवाब दे रहा था। कमर में उठते दर्द की वजह से वो बेड पर पीछे की तरफ लुढ़क सी गई। आर्यन की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने बिना एक शब्द कहे तुरंत कुहू को सहारा देकर सीधा किया। आर्यन समझ गया था कि ये हैवी लहंगा और ज्वेलरी कुहू को इस वक्त कितनी तकलीफ दे रहे हैं। उसने अपने हाथों से बहुत ही कोमलता से कुहू का वो भारी दुपट्टा हटाया, उसकी चुभने वाली हैवी ज्वेलरी और बालों की अनगिनत पिन्स को एक एक करके निकाला। मैंने कहा था कुछ हल्का पहन लो, पर तुम्हें समझ कहाँ आता है, आर्यन जो कि थोड़ा फिक्र में डांटते हुए कहता है। अरे शादी तो एक बार ही ना आती है, कुहू जो कि मुंह बनाते हुए कहती है। आर्यन ने कुहू को कंफर्टेबल नाइट सूट में चेंज करवाकर उसे बहुत ही आराम से बेड पे लिटा दिया। कुहू ने थकान से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उसकी पलकें अभी भी आंसुओं से भीगी हुई थीं। तभी कुछ मिनटों बाद उसे अपने पैरों पर एक बहुत ही सॉफ्ट और रिलैक्सिंग टच फील हुआ। कुहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कुहू एकदम से घबरा गई। वो झटके से उठने लगी और अपने पैर पीछे खींचते हुए बोली, आर्यन जी, ये क्या कर रहे हैं आप नीचे क्यों बैठे हैं और आप बार बार मेरे पैर क्यों दबाने लगते हैं? प्लीज छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आर्यन जो कि वापस से उसके पैरों को बहुत ही नरमी से अपने हाथों में लेता है और उसे रोकते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहता है, पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारी केयर करूंगा ही, ये तो फर्ज है मेरा कुहू, और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। पूरा दिन इस भारी लहंगे में खड़ी रही हो, इतना तो हक बनता है ना मेरा। आर्यन की ये बात और उसका वो केयरिंग अंदाज देखकर कुहू का दिल और भी भारी भारी सा होने लगा। एक तरफ मीशा के जाने का दुख और दूसरी तरफ प्रेगनेंसी के वो मूड स्विंग्स। कुहू के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आर्यन ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था कि कुहू इस वक्त अंदर ही अंदर घुट रही है। कुहू का मूड ठीक करने के लिए आर्यन बेड पर आया। उसने कुहू के बेबी बम्प पर एक बहुत ही सॉफ्ट सा किस किया और मुस्कुराते हुए बेबी से बात करने लगा। देखा जूनियर, आर्यन जो कि बहुत ही क्यूट आवाज में कहता है, तुम्हारी मम्मा कितनी जिद करती है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। कुहू जो कि मुंह बनाते हुए आर्यन को देखती है और कहती है, मेरे बच्चे को मत भड़काइए। हाँ, ऐसा क्या? बट मैं तो अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ, आर्यन जो कि हंसते हुए कहता है।
हटिए ना, छोड़िए, पेट से हाथ हटाइए। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुहू जो कि चिढ़ते हुए कहती है। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया था। कुहू का ध्यान पूरी तरह भटकाने के लिए आर्यन ने फिर से कोशिश किया। वैसे कुहू, आर्यन जो कि बहुत ही हस्की आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है, आज तुम उस रेड लहंगे में सच में कयामत लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि सारे मेहमानों को बाहर निकाल दूं और बस तुम्हें देखता रहूं। पर कुहू के मूड स्विंग्स तो एकदम चरम पर थे। उसे इस वक्त रोमांटिक बातें बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उसने चिढ़ते हुए आर्यन को हल्का सा धक्का दिया और मुंह बनाते हुए बोली, ना, नहीं चाहिए मुझे आपका रोमांस। हटिए यहाँ से। आप हर वक्त बस यही सब सोचते हैं। आर्यन उसे फिर से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे बच्चा, सुनो तो। पर कुहू तो जैसे आज किसी भी बात पर अग्री करने के मूड में ही नहीं थी। वो हर बात में बस ना की रट लगाए हुए थी। अचानक कुहू बेड पर बैठ गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, मुझे कहीं घूमने जाना है। क्या? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मुझे मजे करने हैं। मैं बहुत बोर हो गई हूँ इस घर में बैठे बैठे और इस लाइफ से। मुझे अभी के अभी कहीं बाहर जाना है और मुझे कुछ बहुत चटपटा सा खाना है, कुहू जो कि जिद करते हुए कहती है। आर्यन ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के 1:30 बज रहे थे। कुहू मेरी जान, आर्यन जो कि बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहता है, ठीक है, हम चलेंगे। कल पक्का मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा और जो खाना होगा खिलाऊंगा। पर बच्चा, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और तुम्हारी हालत अभी घूमने वाली बिल्कुल नहीं है। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं, मुझे कल नहीं, मुझे अभी जाना है। कुहू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो रोने लगी। आप मेरी कोई बात नहीं मानते, आप बस अपनी चलाते हैं। इतनी रात को उसकी ये अजीब सी जिद आर्यन जानता था कि कुहू की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में इतनी रात को बाहर का ऑयली और मसालेदार खाना उसे नुकसान कर सकता था। आर्यन उसके हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। इसलिए आर्यन जो कि इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, कुहू, मैंने कहा ना नहीं, हम इतनी रात को बाहर नहीं जा रहे हैं और बाहर का खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है। सो जाओ अब चुपचाप। आर्यन का ये स्ट्रिक्ट टोन सुनते ही कुहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है, आज के बाद से बात भी मत करिएगा मुझसे। मेरे बेबी को कुछ चटपटा खाना था, पर ठीक है। कुहू जो कि झटके से दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। उसने ब्लैंकेट ओढ़ा और फुल ऑन साइलेंट ट्रीटमेंट चालू कर दिया। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वो अपनी बीवी को ऐसे रूठा हुआ और भूखा नहीं देख सकता था। उसे पता था कि कुहू सच में बोर हो गई है और उसे चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है। आर्यन चुपचाप बेड से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कुहू ने आंखें खोलकर देखा कि आर्यन सच में चले गए हैं तो उसे और रोना आने लगा। कितने गंदे हैं आर्यन जी, मुझे मना भी नहीं रहे। आर्यन जो कि सीधे किचन की तरफ गया। उसने आधी रात को अपने पर्सनल शेफ को जगाया और कुहू के लिए एकदम स्पेशल पर हेल्दी डिमांड रखी। करीब आधे घंटे बाद कमरे में एक बहुत ही मजेदार और चटपटी सी खुशबू फैलने लगी। कुहू जो अभी तक मुंह फुलाकर लेटी थी, उसकी नाक में जैसे ही वो खुशबू गई, उसके पेट में जोरों से चूहे कूदने लगे। उसका चटपटा खाने का मन तो वैसे ही कर रहा था। उसने अपनी ईगो को साइड में रखा और धीरे से पलट कर देखा। सामने आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें बिल्कुल कम तेल और बिना हेवी मसालों के बने हुए लेकिन दिखने में एकदम चटपटे और टेस्टी छोले कुलचे रखे थे। साथ में थोड़ी सी सलाद भी थी। आर्यन मुस्कुराते हुए बेड पर आया। वो कुहू के पास बैठा और एक बाइट तोड़कर कुहू के मुंह के पास ले गया। मेरे जूनियर को और उसकी जिद्दी सी मम्मा को चटपटा खाना था ना? आर्यन जो कि बहुत ही प्यार से कहता है, लो, बिना ऑयल का एकदम हेल्दी और चटपटा स्पेशल छोले कुलचे। बाहर का खाना मना है पर घर में तो शेफ बना ही सकता है ना। कुहू की वो सारी नाराजगी, वो सारा गुस्सा, आर्यन का ये एफर्ट और वो छोले कुलचे देखकर 1 सेकंड में हवा हो गया। वो अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने आर्यन को देखा और फिर तुरंत वो बाइट खा ली। टेस्टी है, कुहू जो कि मुंह चलाते हुए कहती है, जैसे उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिल गई हो। रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा रायचंद मेंशन गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच मेंशन के पिछले दरवाजे से 2 साए बिल्कुल दबे पांवों चोरों की तरह बाहर निकल रहे थे। रोहन जो कि एक कैजुअल हुडी और जीन्स पहन चुका था, वो आगे आगे चल रहा था और उसके ठीक पीछे रिधा, जिसने भी बिल्कुल सेम हुडी पहना हुआ था। वो अपने हाथों में अपनी हील्स पकड़े हुए दबे पांव रोहन के पीछे पीछे आ रही थी। ओए रोहन, रिधा जो कि पीछे से फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अगर किसी गार्ड ने देख लिया या किसी कुत्ते ने भौंक दिया ना तो आर्यन भाई हमें सीधा घर से बाहर निकाल देंगे। रोहन जो कि पीछे मुड़कर रिधा को आंख मारते हुए कहता है, अरे मेरी खूंखार शेरनी, तुम आर्यन भाई से इतना क्यों डरती हो? तेरा पति है ना यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। रिधा जो कि मुंह बनाते हुए कहती है, फट्टू कहीं के, तुम ही सबसे ज्यादा डरते हो आर्यन भाई से।
अब तुम मेरे साथ यहाँ खड़े होकर बहस करोगे या चलोगे? रोहन जो कि चिढ़ते हुए कहता है, कर लो बहस, अभी चलो ना यार, मैं नहीं चाहता कि हमारा ये प्लान फ्लॉप हो जाए। दोनों फाइनली बचते बचाते गैराज तक पहुंच गए। रोहन ने अपनी ब्लैक स्पोर्ट्स कार निकाली और दोनों चुपचाप मेंशन से बाहर निकल गए। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आई और ठंडी ठंडी हवा रिधा के चेहरे से टकराई, उसका सारा डर, सारी थकान एक पल में हवा हो गई। रिधा जो कि अपनी आंखें बंद करके खिड़की से बाहर आती उस तेज हवा को फील कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल थी। रोहन जो कि ड्राइव करते हुए बार बार कनखियों से रिधा को देख रहा था। हवा से उड़ते हुए रिधा के बाल, उसका वो बिना मेकअप वाला सिंपल सा लुक। रोहन तो बस अपनी बीवी पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था। रिधा जो कि अचानक उसे घूरते हुए कहती है, ऐसे कनखियों से क्यों देख रहे हो? तुम्हारी ही बीवी हूँ, घूर लो अच्छे से। रोहन जो कि हैरान होकर पूछता है, सच में? शट अप! रिधा जो कि उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ऐसी बकवास की ना तो याद है पिछली बार चिपकने की कोशिश की थी तो एक मुक्के में आंख सुझा दी थी मैंने। याद है या भूल गए? रोहन जो कि अपनी आंख सहलाते हुए कहता है, याद है बाबा। ऐसे डराओ मत। एक तो इतना अच्छा पति मिला है तुम्हें जो वेडिंग नाइट को अपनी बीवी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहा है और तुम ऐसे धमकी दे रही हो। हाँ तो तुम्हारा फर्ज बनता है। रिधा जो कि फुल स्वैग में कहती है, आखिर शादी की है तुमने मुझसे? हाँ किया है तुमने? हाँ किया है, पर प्रपोज भी तो तुमने ही किया था ना मुझे। रोहन जो कि हंसते हुए कहता है। ये सुनते ही रिधा अपनी आंखें चुराने लगी। अब क्यों आंखें चुरा रही हो? रोहन जो कि उसे टीज करते हुए कहता है, सबसे बड़ी जलकुकड़ी तो तुम हो जो उस दिन कॉलेज में मुझे एक क्लासमेट के साथ देखकर जेलस हो गई थी और प्रपोज कर दिया, वो भी फुल धमकी वाली। हाँ ठीक है, अब ड्रामे मत करो तुम। रिधा जो कि बात टालते हुए कहती है। रोहन जो कि हंसते हुए अपनी कार को शहर से थोड़ा दूर एक बहुत ही प्यारे से ढाबे पर लाकर रोक देता है। वो ढाबा बहुत ही एस्थेटिक और पुराने जमाने का था। हल्की हल्की लाइट्स में वो जगह बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, रोहन जो कि कार से बाहर निकलते हुए कहता है, हम एंजॉय करते हैं ना जाने मन। रोहन जो कि कार की डिक्की से 2 कप गरम कटिंग चाय लेकर आता है और 1 कप रिधा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी फेवरेट टपरी की चाय। रिधा जो कि सरप्राइज होकर चाय का कप लेती है और रोहन की आंखों में देखते हुए कहती है, थैंक यू रोहन, सीरियसली मुझे इस शांति और इस ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना मैं उन रस्मों के बीच पक्का पागल हो जाती। रोहन जो कि कार के बोनट पर टेक लगाकर खड़ा हो गया था, वो रिधा को देखते हुए एक बहुत ही सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं जानता हूँ रिधा, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर रोहन जो कि अचानक थोड़ा क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहता है, पर यार तुम मुझे ये रोहन बुलाना बंद करो ना, थोड़ा पतिदेव, हबी या जानू बोलो ना, कितना अच्छा लगता है। रिधा जो कि उसकी तरफ देखती है, वो अंदर ही अंदर ब्लश कर रही थी पर बाहर से मुंह बनाते हुए कहती है, हट यार, कुछ भी नहीं बोलना मुझे, क्रिंज है ये सब। अरे कुछ क्रिंज नहीं है यार। रोहन जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगा, एक बार बोलो तो, क्या पतिदेव बोलने में शर्मा रही हो? प्लीज ना। रिधा जो कि उसकी ये क्यूट सी जिद देखकर हार मान जाती है, वो धीरे से शर्माते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, बोलती हूँ पतिदेव। हाय। रोहन जो कि अपना दिल पकड़कर खुशी से गोल गोल घूमते हुए बोलता है, मैं मर जाऊंगा। कितना सुकून मिला ये सुनकर। रिधा का दिल रोहन की ये बात और उसका ये पागलपन देखकर एकदम जोर से धड़क उठा था, पर उसने अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहा, तुम ना थोड़े बड़े बन जाओ रोहन, क्यों हमेशा ऐसे बच्चों की तरह करते हो? मैं नहीं बनना चाहता बड़ा। रोहन जो कि अचानक थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मुझे वो सब स्ट्रेस देती हैं सीरियस बातें, मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही हंसते खेलते लाइफ जीना चाहता हूँ। रिधा जो कि एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ रोहन के गाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, तो मेरा पति बच्चा ही रहने वाला है। खैर बच्चा ही सही, क्यूट तो है। अच्छा जी। रोहन जो कि अपनी फ्लर्टी टोन में वापस आते हुए कहता है, मतलब फाइनली आपको मुझसे प्यार हो ही गया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें आज ही पता चला है। रिधा जो कि हंसते हुए कहती है, और बस उन दोनों की एक क्यूट सी नोक झोंक और बातें ऐसी ही चलती रहीं। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। मेंशन की बालकनी में आर्यन जो कि अपने डार्क ग्रे जिम ट्रैक्स में था, वो अपने हाथों में ब्लैक कॉफी का मग पकड़े एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो पूरी रात अपने लैपटॉप पे कुछ सीरियस काम कर रहा था और स्ट्रेस में था। तभी उसकी नजर नीचे गार्डन के गेट पर पड़ी। रोहन और रिधा जो कि अपनी लॉन्ग ड्राइव से वापस आ रहे थे, वो लोग मेन गेट छोड़कर गार्डन की दीवार फांदकर बहुत ही दबे पांव घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि घर के पीछे का दरवाजा बंद था, इसलिए उन्होंने गार्डन के रास्ते से हॉल की खिड़की से एंट्री करने का प्लान बनाया था। रोहन और रिधा जो कि बहुत ही मेहनत से खिड़की के अंदर आते हैं। फाइनली हम आ गए। रोहन और रिधा जो कि एक दूसरे को एक्साइटमेंट में हाई फाइव देते हैं। तो
अचानक से एक बहुत ही भारी, कड़क और ठंडी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। रोहन और रिधा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों एकदम स्टैचू बन गए। उन्होंने डरते डरते बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। आर्यन सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके हाथ में कॉफी का मग था और वो अपनी उसी खूंखार और कातिलाना डेथ स्टेयर से उन दोनों को घूर रहा था। तो बिना बताए तुम लोग इतनी रात को बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर गए थे? आर्यन, जो कि एक एक शब्द चबाते हुए बहुत ही डेंजरस टोन में पूछता है। रोहन की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उसने घबराते हुए थूक गटका। भाई, वो दरअसल रात के 1 बजे गए ना तुम लोग? आर्यन, जो कि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, मुझे पता है तुम लोग 12 बजे जा रहे थे, पर मुझे नीचे देखकर रुक गए और फिर 1 बजे गए, राइट? और अब सुबह वापस आ रहे हो, वो भी दीवार फांद कर? आर्यन, जो कि उनके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। शादी हो गई है तुम्हारी रोहन, मैच्योर बन जाओ थोड़ा। खुद को खतरे में डाल रहे हो और साथ में अपनी बीवी को भी डाल रहे हो। रिधा, जो कि हमेशा शेरनी बनती थी, वो आर्यन का ये खौफनाक रूप देखकर डर के मारे रोहन के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। आर्यन के सामने तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। भाई, वो रिधा को ना बाहर की ठंडी हवा खानी थी, तो बस मैं उसे घुमाने ले गया था। रोहन, जो कि डरते डरते सीधा रिधा पर इल्जाम लगाते हुए झूठ बोलता है। ये सुनते ही रिधा की आंखें बड़ी हो गईं। हाओ, कितना झूठा है ये। रिधा, जो कि रोहन को आंख दिखाते हुए फुसफुसाती है, मैंने नहीं कहा था भाई, इसने खुद पूछा था कि लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी। अबे यार, तुम्हें ही सेव कर रहा था मैं। रोहन, जो कि अपने दांत पीसते हुए रिधा से फुसफुसाता है। आर्यन, जो कि उन दोनों की ये फुसफुसाहट देख रहा था। रिधा, जो कि रोहन के पीछे छुप रही थी, और रोहन, जो कि रिधा के सामने ढाल बनकर खड़ा था। भाई, आई एम सॉरी। वो बस। रोहन, जो कि सफाई देने की कोशिश करता है। आर्यन, जो कि अपना कॉफी का मग पास रखी टेबल पर जोर से पटकता है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो रोहन। घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। मैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ। आर्यन, जो कि थोड़ी कड़क आवाज में कहता है। शादी हो गई है तुम्हारी, बड़े हो गए हो तुम, तुम्हारी मर्जी है जहां जाओ, पर एटलीस्ट सिक्योरिटी लेकर जाओ। आर्यन कुछ और कहता, पर तभी सीढ़ियों से एक बहुत ही मीठी और चुलबुली सी आवाज आई। आर्यन जी, आप सुबह सुबह किसको डांट रहे हैं? सबने ऊपर देखा। कुहू, जो कि अपने बहुत ही प्यारे से बेबी पिंक मैटरनिटी गाउन में अपना हल्का सा बेबी बम पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कुहू ने जैसे ही नीचे आकर रोहन और रिधा को उस डरी हुई हालत में खड़े देखा, उसके चेहरे पर एक बहुत ही शरारती स्माइल आ गई। ओए होए, कुहू, जो कि हंसते हुए ताली बजाती है। क्या बात है, हमारी ये नई नवेली जोड़ी रात भर कहाँ से घूम कर आ रही है? आर्यन, जो कि तुरंत पीछे मुड़कर कुहू के पास जाता है और बहुत ही पजेसिव होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम नीचे क्यों आ गई? मैंने कहा था ना तुम्हें सीढ़ियां नहीं उतरनी है, और ऐसे सवाल नहीं करते। बैड मैनर्स। मैं बस इन्हें सिक्योरिटी के लिए कह रहा था। कुहू, जो कि आर्यन की बात इग्नोर करते हुए अचानक से अपना सिर पकड़कर कहती है, आह आर्यन जी, मुझे ना थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। व्हाट? क्या हुआ? आर्यन की तो जैसे जान ही सूख गई। उसका सारा गुस्सा, सारा माफिया वाला खौफ 1 सेकंड में गायब हो गया। कैसा फील हो रहा है बच्चा? बोला था ना मैंने मत आओ नीचे। आर्यन, जो कि तुरंत कुहू को पकड़कर सोफे पर बिठाता है और जोर से चिल्लाता है, जॉन, जल्दी से पानी लेकर आओ। जॉन, जो कि भागता हुआ पानी लेकर आता है। आर्यन कुहू को पानी पिलाने में बिजी हो जाता है। तभी कुहू, जो कि धीरे से अपनी एक आंख खोलकर रोहन और रिधा की तरफ देखती है और हाथ से इशारा करते हुए कहती है, जाओ, भागो यहाँ से। रिधा की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसे समझ आ गया कि कुहू उन दोनों को बचाने के लिए ये चक्कर आने का ड्रामा कर रही थी। रोहन कुहू को थैंक यू बोलता है। रिधा का हाथ पकड़कर वहां से चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग जाता है।